नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी हुई इश्यूज़, यानी कि जो भी आपको फ्लैट या मकान खरीदने में दिक्कत आती है उसके बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो वीडियो है ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे ही बेस्ड है, यानी कि अगर आपको रियल एस्टेट में कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो वह आप कंज्यूमर फोरम यानी कि और या फिर हम बोले आसान भाषा में कंज्यूमर कोर्ट तक कैसे लेके जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, पहले भी हमने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें सारा का सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर कोर्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के लिए, इस विधि के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारा प्रोसीजर पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। आए दिन आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि जो फ्लैट्स होते हैं, स्पेशली जो एक सोसाइटी के फ्लैट्स होते हैं और वो प्राइवेट बिल्डर्स बनाते हैं, उनमें खरीदने में या फिर उनकी पोजेशन लेने में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं किस किस्म की प्रॉब्लम्स आपको आती हैं और आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो मेन इसेंशियल्स हैं हर एक इंसान की लाइफ के। तो आजकल जैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, जो सोसाइटी में फ्लैट्स होते हैं जो प्राइवेट बिल्डर्स बनाते हैं, तो उनमें आपको जब आप परचेज़ करते हैं या फिर आप फ्लैट को बुक करते हैं तो आपको कई तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम जानते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको इश्यूज़ फेस होते हैं वो क्या है। सबसे पहला है कि आपको जो लिखा होता है वो मिलता नहीं है। यानी कि कई बार ऐसा लिखा होता है कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यानी कि आपकी बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है या फिर एक जिम्नेजियम है यानी कि जिम है या फिर प्लेग्राउंड है, या फ्लैट में ही कुछ ऐसी एमिनिटीज़ है जैसे कि बैल्कनी हो गई या अन्य ऐसी चीज़ें। मगर जब आप अपने फ्लैट की पोजेशन लेते हैं या आप उसमें शिफ्ट होते हैं, आप देखते हैं कि आपको वह सारी एमिनिटीज़ नहीं मिली। एक और तरह की प्रॉब्लम आती है डिले इन पोजेशन, यानी कि आपने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है, आपका पेपर वर्क पूरा है, मगर उसके बावजूद भी आपको आपके फ्लैट की पोजेशन नहीं मिलती। तीसरी तरह की प्रॉब्लम आती है, ये जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, कि कई बार एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की आपको सेल कर दी जाती है। यानी कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसका जो टाइटल है वो क्लियर नहीं है, यानी कि किसी को प्रॉपरली नहीं पता वो किसकी पोजेशन में है। यानी कि एक प्रॉपर्टी के एक, दो या दो से ज़्यादा भी दावेदार हो सकते हैं, यानी कि किसी एक इंसान के नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं होती, मगर धोखे से पेपर्स बनवा के आपको वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है। और इससे क्या होता है, आपको आगे लीगल ट्रबल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें उसका पूरा पेपर वर्क चेक करें कि कहीं वो कोई डिस्प्यूटेड लैंड या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है। एक और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यूज़ ऑफ सब स्टैंडर्ड मटीरियल, यानी कि घटिया मटीरियल का यूज़ करना। ये सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने में मिलेगी, जैसे आपके फ्लैट में टाइल्स सही नहीं लगी हुई या प्लम्बिंग या वायरिंग का काम ठीक से नहीं हुआ हो, यानी कि सब स्टैंडर्ड एकदम घटिया चीज़ जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं। और रॉन्ग मेजरमेंट्स, यानी कि जितना आपको एरिया बताया गया है फ्लैट का उससे कम एरिया। एक और प्रॉब्लम काफ़ी आती है कि जब आप पूरी की पूरी पेमेंट कई बार कर देते हैं तो एज अ रूल जो फ्लैट है वो आपकी पोजेशन में आना चाहिए, या तो प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन में आनी चाहिए। मगर होता क्या है, उसी ऐन मौके पर बिल्डर जो है वो उसके प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज कर देता है और आपको फोर्स किया जाता है कि आप जब तक इंक्रीज प्राइस नहीं देंगे आपको आपकी फ्लैट की पोजेशन या फिर किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं मिलेगी। एक और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को आजकल आ रही है वो है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी या फ्लैट की कंस्ट्रक्शन है वो तय समय पे नहीं पूरी की जा सकती। इससे क्या होता है कि आपको डिले हो जाता है। कई बार लोगों ने बैंक से लोन लिया होता है जो उनको टाइम पे करना होता है, मगर होता क्या है कि उनको पोजेशन ही नहीं मिलता टाइम पे। और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है, जो भी आपको फ्लैट या कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी प्रॉमिस की गई है वो आपको ऑल टुगेदर मिलती ही नहीं है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर फ्लोर पे प्रॉपर्टी प्रॉमिस की गई होती है, पर्टिकुलर फ्लोर पे एक फ्लैट देने का वायदा किया होता है, मगर वो आपको ये सब नहीं देता। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि लोग डरते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हम इसके बारे में किसी कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो लॉयर हायर करने में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कंज्यूमर फोरम का प्रोसेस एकदम सिंपल है। आपको कोई भी वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी वकील की आपको फीस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। एक हमने पहले भी बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था आप अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर ये स्टेट लेवल पे होता है, और अगर दोनों तरफ से आपकी जो कंप्लेंट है उसका रेजोल्यूशन ना हो तो आप सेंट्रल लेवल पे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और इसमें आता है, इसमें उसको कहते हैं हम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आप चाहे तो इसको भी अप्रोच कर सकते हैं, मगर इसमें हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर फोरम की और ये एक सिंपल प्रोसेस है, तो आप कृपया कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक कीजिए, आपको सारा का सारा प्रोसीजर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है, अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली हमारे उनके लिए है जो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, अगर वो रेजिडेंशियल है, स्पेशली वो कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में है, और कमर्शियल कोई शॉप वगैरह है या किसी मार्केट में है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि काफ़ी बार आपको पता है कि कई फ्रॉड्स हो जाते हैं। जो चीज़ आपको बोली जाती है वो आपको दी नहीं जाती, या फिर एरिया कम होता है, या फिर वर्स्ट केस में बिल्डर के पास उसका लाइसेंस ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है, वह खरीदने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आपका रियल एस्टेट एजेंट है या बिल्डर है, सबसे पहले देखिए कि उसके पास CLU है। CLU का मतलब है कमर्शियल लैंड यूज सर्टिफिकेट। कमर्शियल लैंड यूज सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ इशू करती हैं उन बिल्डर्स को जिनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर वो रेजिडेंशियल हो। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉपर्टी, स्पेशली अगर आप कोई शॉप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीदने जा रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि बिल्डर के पास CLU यानी कि कमर्शियल लैंड यूज सर्टिफिकेट है। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है कि आप एकदम से पूरी मार्केट का सर्वे कीजिए। देखिए कि आपको बिल्डर रेट ठीक लगा रहा है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि कुछ रेट ऊपर नीचे है तो आप कृपया बिल्डर से नेगोशिएट ज़रूर कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप बिल्डर के पास जा रहे हैं और वो जो भी अमाउंट आपको बता रहा है आप एकदम उसको पे कर दें। हम सजेस्ट आपको करेंगे कि इससे पहले आप बिल्डर का एटलीस्ट बाकी मार्केट में सर्वे कीजिए कि बाकी बिल्डर्स क्या क्या रेट लगा रहे हैं। उसके बाद अगर आप स्पेशली एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, किसी सोसाइटी में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो आप बिल्डर से एक बार ज़रूर पूछिए कि उसकी कंप्लीशन डेट क्या है। यानी सपोज कीजिए आज के दिन अगर आप कोई फ्लैट बुक करते हैं तो आप एक पक्के तौर पे बिल्डर से ज़रूर पूछिए कि कब तक वो आपका फ्लैट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो कस्टमर्स हैं उन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी होती है, मगर एक सेट डेट पे बिल्डर उनको फ्लैट की कीज़ हैंडओवर नहीं करता, यानी कि वो एक तय समय पर फ्लैट को कंप्लीट नहीं करता। तो इससे काफ़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होता है कि उन्होंने लोन्स लिए होते हैं घर लेने के लिए, तो उनकी लोन की EMI शुरू हो जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, बिल्डर उनको फ्लैट या शॉप जो भी है वो हैंडओवर नहीं करता। तो ये दिक्कत आपको ना आए, कृपया आप एक बार पक्के तौर पे उसको लिखित तौर पे ले लीजिए कि वो आपको किस डेट तक फ्लैट या शॉप की कीज़ हैंडओवर करेगा। दूसरी बात जो है, जैसे हमने बताया कि डेट ऑफ पोजेशन, और अगर एक और बात है, और अगर वो आपको बिल्डर एक तय समय पर आपका फ्लैट या शॉप की कीज़ नहीं दे रहा है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं करा रहा है, तो आप उसको डिस्कस कीजिए कि अगर इस पे पेनल्टी क्या पड़ सकती है अगर वो डिले करे। कई बार ऐसे होता है कि डिले के कारण आपको जो ओरिजिनल प्राइस होता है प्रॉपर्टी का, उसके ऊपर कई बिल्डर्स कुछ कंसेशन दे देते हैं क्योंकि उनकी तरफ से डिले हुआ होता है। तो कृपया आप इस बारे में एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी वहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं वो आपको मिल रही हैं कि नहीं, यानी कि गार्डन, पार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे प्रॉपर कि नहीं, रोड्स, सीवेज।
आपको बाद में दिक्कत ना हो तो कृपया ध्यान रखिए कि जितना भी आपका ये फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं। और एक बार का और ध्यान रखना होगा आपको कि कुछ एमिनिटीज़ जैसे पब्लिक पार्क्स होते हैं या कुछ सीवेज वगैरह होता है, कई बार क्या होता है, वैसे तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, मगर कई बार कुछ बिल्डर्स इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो ये भी आप एक बार पॉइंट ज़रूर क्लियर कर लीजिए। एक और बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका बिल्डअप एरिया। तो कोई भी प्रॉपर्टी बुक करने से पहले आप एक बार प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए कि उसका बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया कितना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये आपको किसी भी रियल एस्टेट वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा एरियाज़ के बारे में। तो चेक कीजिए कि जितना उसने लिखा हुआ है क्या आपको उतना एरिया मिल रहा है या नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो डिज़ाइन है, जो बिल्डिंग है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है कि नहीं। आजकल आपने देखा होगा कई बार फ्लैट्स और जब शॉप्स की एड्स आती हैं न्यूज़पेपर्स में, वहाँ पे लिखा होता है दैट द स्ट्रक्चर इज़ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर भूचाल आई मीन अर्थक्वेक आ जाए तो उससे क्या होता है कि मिनिमम डैमेज होती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि डैमेज ही नहीं होता, बट अगर एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ रहा है, भूचाल आ रहा है, तो अगर आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है तो उसका डैमेज काफ़ी कम होगा एज कंपेयर टू अगर वो नहीं है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा बिल्डर्स के पास जब भी बुक करने जाते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ध्यान कीजिए कि आप उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कीजिए। यानी कि क्या जो बिल्डर है वो ओरिजिनल ओनर है इस प्रॉपर्टी का, कोई इस पर डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है मगर बिल्डर्स अपना प्रॉफिट बनाने के लिए उसे कस्टमर को सेल कर देते हैं नकली डॉक्यूमेंट्स देके। तो आप ध्यान रखिए कि एक तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड ना हो, सेकेंडली जो उसके ओरिजिनल पेपर्स हैं वो आप ज़रूर देखिए। तो एक और बात, सेकंड, इसी डिस्प्यूट के मामले में हम आपको बताएंगे, कई बार ऐसा होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल उसकी नहीं होती, रियलिटर की यानी कि जो बिल्डर है, मगर किसी और की होती है, पर वो सेल कर रहा होता है। इस केस में आप देखिए कि उसके पास एक वैलिड यानी कि ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी है। अगर उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी गलत है या नकली है तो बाद में आपको किसी हालत में भी उस फ्लैट या प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं मिल सकती, क्योंकि वो ओरिजिनल सेलर था ही नहीं। तो इन 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। एक और बात है कि वे प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट रहित है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं होता। तो अगर ऐसे में वहाँ पे कोई भी बिल्डर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करके बेच रहा है तो वह उस एरिया का एनक्रोचमेंट कहलाएगा। यानी कि उसने ज़बरदस्ती उस एरिया को उस एरिया के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी बिल्डअप की है और उसको एनक्रोच किया है। तो ऐसे में देखिए कहीं वो एनक्रोच तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप चाहे अपनी प्रॉपर्टी खरीद भी लेंगे, आपके पास पेपर्स भी ओरिजिनल होंगे, मगर किसी टाइम भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उसको डिमोलिश कर सकती है, क्योंकि वो एरिया उसके लिए सूटेड था ही नहीं कमर्शियल यूज़ के लिए। उसके बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपको आजकल आपने देखा होगा कि कई बार जो रूरल एरियाज़ हैं और स्पेशली फार्म लैंड्स हैं उनको एक्वायर करके वहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बना लिए जाते हैं। स्पेशली हम देखेंगे सबर्ब्स या फिर सिटी के बाहर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे। तो ऐसे केस में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि बिल्डर के पास लैंड एक्विजिशन सर्टिफिकेट है या नहीं। यानी कि उसने प्रॉपर मीन्स और एक लीगल तरीके से किसी भी फार्मर से या किसी भी और बंदे से वो लैंड को एक्वायर किया है कि नहीं, ये ज़रूर आप बात का ध्यान रखिए। उसके बाद एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात है कि हर एक जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपकी सिग्नेचर या फिर फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, और दोनों पार्टीज यानी कि आप और बिल्डर दोनों के सिग्नेचर्स पेपर्स पे होने चाहिए, तभी प्रॉपर्टी की डील की जाती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बुक करते हैं उस टाइम पे बिल्डर से एक रिटन एग्रीमेंट ज़रूर लीजिए, यानी कि लिखित तौर पे एक एग्रीमेंट लीजिए सारी एमिनिटीज़ के बारे में, डिले ना होने के बारे में, ताकि बाद में आपको बिल्डर एक्सप्लॉयट ना करे और जो भी डैमेजेस हैं प्रॉपर्टी के डिले में वो या फिर एमिनिटीज़ ना देने के मामले में वो आपको पूरे का पूरा उसका भुगतान डैमेजेस पे करेगा। और अगर आपको इस केस में रिटर्न एग्रीमेंट देने के बाद भी जो बिल्डर है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री नहीं करते
तो आपके पास सिंस एक रिटन एग्रीमेंट है, लिखित तौर पे एक चीज़ है, तो आप कभी भी उस लिखित डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश कर सकते हैं और आप अपने जो भी डैमेजेस हैं उस बिल्डर से ले सकते हैं, या फिर अपने पैसे जो आपने बुकिंग के तौर पे दिए थे वो वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी आप कोई कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।